के बारे में बताऊंगा कि मेरे पिताजी ने बड़ी उम्मीद से मुझे पढ़ाया लिखाया और सोचा कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करेगा। इसी उम्मीद से मैं घर छोड़कर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगा। नौकरी के लिए अनगिनत फार्म भरे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अचानक एक दिन मैं घर छोड़कर मुंबई भाग जाता हूँ और वहाँ पर एक रिश्तेदार की मदद से ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाने लगा और दिन भर ऑटो चलाता था तो 7 से लेकर 800 रुपये कमा लेता था, जिसमें से 300 रुपये ऑटो मालिक को सिर्फ दे देता था और 200 रुपये सीएनजी गैस भरा लेता था। दिन भर की मेहनत के बाद मात्र 2 या 300 रुपये बचता था। समझ में नहीं आता था कि क्या बचाएं और क्या खाएं। अगर बीच में तबीयत खराब हो जाती थी या मैं बीमार हो जाता था तो कमाई तो कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन मालिक को 300 रुपये देना पड़ता था। ऐसे ही जिंदगी अंधेरे में चल रही थी और मैं पूरी तरह से टूट गया था। और अचानक मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और मुझे गांव वापस आना पड़ा। और एक दिन मेरी मुलाकात मेरे एक करीबी रिश्तेदार मिस्टर श्यामधर मौर्य जी से होती है, जिनकी बदौलत मुझे सेफ साफ बिजनेस देखने का मौका मिला। और जब मैं बिजनेस को देखा मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं और मैं यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ। और इतनी बड़ी बिजनेस को शुरू करने के लिए मात्र चंद हजार रुपए का सामान खरीदना है, इस बात को सोचकर मैं इतना खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर अपने पापा को सारी बात बता दिया। उसके बाद क्या होता है वह बात मुझे पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। पापा ने मुझे इतना तेज से डांटा कि मेरी सारी खुशियां गायब हो गई। उन्होंने कहा कि चुपचाप जाकर ऑटो चलाओ, इन सब लफड़ों में न पड़ो। यह बात सोचकर मेरे सपने चकनाचूर हो गए और मैं रात भर रोता रहा और सोचता रहा किसकी बात मानूं। एक तरफ सेठ साहब के सीनियर बोल रहे थे कि आओ अशोक बड़ा आदमी बनो, और एक तरफ पापा जी जो बोल रहे थे कि जाकर ऑटो चलाओ। मैं रात भर सोचता रहा कि एक आम आदमी की बात मानूं कि एक खास आदमी की। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि किसकी बात मानूं, आम आदमी की खास आदमी? जी हाँ दोस्तों, मैंने खास लोगों की बात मानी और पापा से जिद किया कि जब तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। पापा ने मुझसे भी बड़े जिद्दी निकले। जब मैं एक दिन भूखा रहा तो पापा ने पैसे नहीं दिया, दूसरे दिन भूखा रहा तब भी पापा ने पैसे नहीं दिया, तीसरे दिन मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो गई तब उन्हें पैसे देना ही पड़ा। 2 दिन 3 रात भूखा रहने के बाद सेठ साहब मेरी जिंदगी में आया दोस्त। इसके बाद न दिन देखा न रात देखा, सीनियर के साथ गांव गांव शहर शहर गली गली लोगों से मिलने जाने लगा और बहुत ही जल्दी मैंने वह कारनामा करके दिखाया जो कि एक अच्छी सी नौकरी करने वाले शायद पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। मैं सेठ साहब की बदौलत मात्र 21 साल की उम्र में अपने को चलने के लिए शानदार चमचमाती हुई वैगनार कार खरीद लिया दोस्तों, और कंपनी का लगातार 3 बार टारगेट जीत कर दिखाया। सीनियर ने सीखने के लिए जहां भी बुलाया हर परिस्थिति में मैं वहां पहुंच कर दिखाया, और उसी का नतीजा है कि साइकिल से बिजनेस करने वाला अशोक कुमार मौर्य आज हवाई जहाज से घूमता है। सेठ साहब की बदौलत इंडिया टूर, 5 स्टार होटल, रिसॉर्ट, फॉरेन ट्रिप, सेलिब्रिटी की तरह यह सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक दिन मैं अपने सीनियर के साथ कार एजेंसी में घूमने जाता हूं और घूम ही रहा था कि मुझे एक कार पसंद आ गई और किसी से पूछे बिना खड़े खड़े मैंने हुंडई की i20 कार खरीद लिया दोस्तों। तब पापा को फोन करके बताता हूं कि पापा एक ड्राइवर भेज दीजिए, मैंने एक कार और खरीद लिया हूं। यह हौसला और पावर दिया है तो सेठ साहब ने दिया है। मैंने देखा है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद, बड़ी नौकरी, अच्छी सी नौकरी पाने के बाद लोग शादी में दहेज में कार की मांग करते हैं,
लेकिन मैं सेठ साहब का डायमंड हूं। शादी से पहले 2 कार खरीद चुका था और अपनी शादी में किराए की कार से नहीं, पर्सनल कार से गया था। और आज ये जो सब कुछ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बात है जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? दोस्त, जब महाभारत में युद्ध हुआ था कौरव पांडव के बीच में, तो सेना किसके पास ज्यादा थी? पांडव के पास कि कौरव के पास? लेकिन युद्ध जीता कौन? पांडव। लेकिन सेना किसके पास ज्यादा थी? कौरव के पास। मैं इसका 1-2 बात बताऊंगा कि सिर्फ एक सलाह का अंतर है जिसने पूरी कहानी बदल दिया। दुर्योधन ने हर कार्य के लिए मामा शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन ने हर चीज के लिए श्री कृष्ण से सलाह लेते। और एक सलाह ही है ऐसा कि जो पूरी कहानी बदल दिया, जिसमें कि पांडव ने जीत गए। और मैं, क्या लगता है आप लोगों को कि मामा शकुनी केवल महाभारत में ही होंगे? नहीं दोस्त, आज के डेट में मामा शकुनी आपके हर घर में मिलेंगे, हर चौराहे पर मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे। और मैं गारंटी और यकीन के साथ इस स्टेज से कहता हूं कि जो लोग मामा शकुनी की बातों में आएंगे वो कभी डायमंड नहीं बन पाएंगे। अगर आपको डायमंड बनना है तो 2 बात याद रखना। सबसे पहला काम है कि एक श्री कृष्ण ढूंढ लीजिए। श्री कृष्ण का मतलब एक्टिव अपलाइन। और दूसरा काम है, अर्जुन की तरह आपको श्री अपलाइन की बात पसंद आए या ना आए, अच्छा लगे या ना लगे, 100% मानते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्टेज पर डायमंड बनकर आएंगे। अगर कोई पूछे कि अशोक जी आज आप डायमंड है और डायमंड बनने का एक छोटी सी रहस्य बता दिए, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्त एक रहस्य कि मैंने सेठ साहब जब से शुरू किया एक ही काम किया हूं कि मामा शकुनी को बोलो ना और श्री कृष्ण को बोलो हाँ। मामा शकुनी को बोलो, श्री कृष्ण को बोलो हाँ। यही काम करता चला गया और आज मैं उसी का नतीजा है कि मैं डायमंड बन के खड़ा हूं। और मैं गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं, और जितने लोग इस हाल के अंदर बैठे हुए हैं, अगर ये बात दिमाग में सेट कर लेंगे कि मामा शकुनी को ना बोलते जाइए, श्री कृष्ण को हाँ बोलते जाइए, एक दिन आएगा कि सब लोग स्टेज पर आकर डायमंड का सम्मान ले रहे होंगे। डायमंड की सफर में हर कदम पर मेरा सपोर्ट किए मिस्टर श्यामधर सर और डॉक्टर विजय सर, जिनकी बदौलत मैं 15,000 का नेटवर्क बना चुका हूं और 70 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। और साथ ही साथ अपनी प्यारी टीम को धन्यवाद देता हूं। और बातों को समाप्त करने से पहले 2 पंक्तियों में अपने बातों को समाप्त करूंगा। सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। इसका मतलब यही है दोस्त, पिताजी की कमाई मुबारक हो उन्हें जिन्हें पिताजी की कमाई। इस हाल के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे जरूर होंगे जिनके मम्मी पापा अच्छे नौकरी करते होंगे, अच्छे पैसे कमाते हो, उनको अपने पापा और मम्मी घमंड होता, क्या जरूरत है कमाने की। तो उनके लिए है मैसेज, सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। हमने तो अपनी सीढ़ियां खुद बनाए, क्योंकि मुझे छत तक नहीं आसमां तक जाना है। और जाते जाते मैं यह वादा करके जाऊंगा कि अगले सक्सेस डे में डबल डायमंड बनकर आऊंगा और साथ ही में 16 लाख